Assalamu alaikum. Today we are discussing class 9th physics portion. आपके फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कुछ टर्म्स हैं जो आपको जाननी जरूरी है, यानी आगे के लॉज समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे व्हाट इज फोर्स. व्हाट इज फोर्स. आपने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि फोर्स जो है दैट इज अ पुश और पुल. 7th 8th में आपने पढ़ा है. अब चूंकि हम आपके एक दो क्लासेस से आगे आ गए हैं तो थोड़ा सा हम उस डेफिनेशन को ऐड करेंगे. यहां पे फोर्स इज इन फैक्ट ए पुश और पुल. किसी चीज पे जब हम पुश करते हैं या किसी चीज को हम पुल करते हैं वी अप्लाई फोर्स. तो यहां पे हम देखेंगे अगर हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस फोर्स के अप्लाई होने से उस चीज पे फर्क क्या पड़ता है, उस चीज का होता क्या है, उस पर असर क्या पड़ता है. तो यहाँ पे हम डिस्कस देखते हैं कि जब भी किसी चीज पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स अप्लाई करने से उस चीज में क्या होता है कि उसका स्टेट ऑफ मोशन, यानी अगर वो रेस्ट में है तो किसी चीज को हम रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, या मोशन से उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, या अगर वो ऑलरेडी मूव कर रहा है किसी पाथ पे उसका हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. एक और चीज, हम किसी चीज को फोर्स अप्लाई करने से उसके डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि उसका शेप एंड साइज. तो यहाँ पे जब आप 9th क्लास में हैं तो ये हम ऐड करके थोड़ा सा आपके लिए एक फोर्स की डेफिनेशन जो आपके पिछले क्लासेस से थोड़ा बेटर हो इस तरह लिख सकते हैं. तो फोर्स यहाँ पे क्या है, मतलब एक एक्सटर्नल एफर्ट. जब हम किसी चीज पे कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हैं उस एफर्ट लगाने की वजह से वो पुल या पुश की फॉर्म में हो सकता है. तो उस एफर्ट लगाने की वजह से उसमें जो चेंजेस आ रही हैं उसके स्टेट ऑफ मोशन में सारा आ जाएगा, यानी रेस्ट से मोशन में आ सकता है, मोशन से रेस्ट में आ सकता है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और डायमेंशन यानी उसका शेप एंड साइज चेंज हो सकता है. तो हम इसका डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे यहां पे, एन एक्सटर्नल एफर्ट in the form of a pull or push that when applied on a body changes or tends to change. Changes or tends to change, ये मैं डिस्कस करूंगा. Changes or tends to change the state of motion, यानी इसमें तीनों चीजें आ गई, और डायमेंशन ऑफ द बॉडी. डायमेंशन यानी शेप एंड साइज. ठीक है. हमने क्या लिखा, an external effort in the form of a pull or push that when applied on a body changes or tends to change the state of motion or dimension of the body. यानी किसी चीज पे हम पुश और पुल के फॉर्म में कोई एफर्ट लगा रहे हैं, उससे उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो रहा है. लेकिन मान लो मैं इस दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं, यहां पुश कर रहा हूं, मैं एफर्ट तो लगा रहा हूं पर ये दीवार अपनी जगह से नहीं जा रही है कहीं. तो इसका मतलब है चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, यानी मेरा फोर्स शायद उस लेवल का नहीं है कि जो इस दीवार को हिला सके. इसीलिए हमने लिखा चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और डायमेंशन ऑफ द बॉडी. ठीक है. अच्छा, यहां पे फोर्स का एक फॉर्मूला याद रखते चलिए आप. फोर्स को हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ऐसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू m इनटू a. ये वाला फॉर्मूला हम आगे जाके न्यूटन के सेकंड लॉ में डिराइव करके देखेंगे. यहाँ पे फिलहाल आप याद रखेंगे कि फोर्स का जो फॉर्मूला है आपके डेफिनेशन के लिए, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. सिंपल है कि अगर कोई बॉडी है जिसका मास है m और इस पे हम कोई एफर्ट लगा रहे हैं F यानी फोर्स लगा रहे हैं, और उससे उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो है a, तो हम बोल रहे हैं कि फोर्स जो है वो प्रोडक्ट है मास इनटू एक्सेलरेशन का उस बॉडी का. अब यहां पे
चूंकि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर को आप किसी से भी ऑपरेट करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर होता है। इसका मतलब फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और समझना भी आसान है, क्योंकि फोर्स जब आप किसी चीज पर लगा रहे हैं तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उससे पता चलेगा कि जिस बॉडी पे आप लगा रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, यानी इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आप यहां पे याद रखेंगे। अच्छा, फोर्स में एक और चीज, चूंकि हमने फॉर्मूला लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का जो यूनिट है वो है केजी, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का जो आपका एसआई यूनिट बनेगा वो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं न्यूटन, यानी फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। न्यूटन इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और यूनिट है, आप कई बार आपको मिल जाएगा सीजीएस यूनिट, यानी सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड यूनिट है, उसको हम बोलते हैं डाइन। डाइन यानी फोर्स को हम डाइन में मेजर कर सकते हैं। इसका रिलेशन ऐसे है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। इसके अलावा आप अपने हायर क्लासेस में फोर्स के कुछ और यूनिट्स देखेंगे तो वो आप फिर कन्वर्ट कर सकते हैं इनके बेसिक यूनिट्स में। कुछ ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं वगैरह हैं, उसमें फिर एक कांस्टेंट आपको दिया होगा, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप उसको इन वाले फोर्सेस, इन वाले यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है फोर्स। अब आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ चीज डिस्कस हुई है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहे हैं लेकिन उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन, जैसे हमने लिखा, चेंज होनी चाहिए या डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, तो उसमें नहीं हो रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं दो चीजें यहाँ पे। एक बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या है? मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए, किसी सरफेस पे रखा हुआ है, इस पे मैं अगर यहां से एक फोर्स लगा रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ अ पुल, ठीक है, एफ, तो ये इस फोर्स लगाने की वजह से इस साइड में डिस्प्लेस होना चाहिए, है ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी के अपोजिट में एक बिल्कुल अपोजिट फोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसके दूसरे साइड में इसको एक और फोर्स से पुल कर रहा हूं। तो आप देखें, अगर हम इन दोनों फोर्स से इसको एक साथ पुल करें और इनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, है ना, कॉमन। तो इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो नलिफाई हो जाता है, वो जीरो बन जाता है। इसी तरह अगर मैं इसको एक और फोर्स यहां से लगाऊं और इसी मैग्नीट्यूड का एक और फोर्स डाउनवर्ड्स लगाऊं, फिर इन चारों फोर्स से इसको खींचूं, तो फिर भी ये कहीं अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो इसका मतलब ये जो चारों फोर्सेस इस पर लग रहे हैं ये आपस में एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो कैंसिल कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज जीरो। तो ऐसे फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट आपको जीरो निकले, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ये बैलेंस्ड फोर्स की एग्जांपल है। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे फोर्सेस एक साथ अप्लाई हो रहे हों, फिर भी उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई असर ना पड़ रहा हो, इसका मतलब है वो बैलेंस्ड फोर्स हो सकते हैं। इसीलिए आप जब भी कोई डेफिनेशन आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे बहुत जगह मेंशन होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स जो है बैलेंस्ड फोर्स का अपोजिट, यानी ऐसे फोर्स जिसमें एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो, तो उसमें जो ग्रेटर फोर्सेस है उसकी तरफ जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं है। ऐसे फोर्सेस को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स, इसकी फॉर्मूला, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स, इसका डेफिनेशन आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया एक। सेकेंड जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, ये वो बेसिक पॉइंट्स हैं जो अगर आपको याद रह गए तो आपको आगे के लॉज ऑफ मोशन समझने में बड़ी आसानी होगी। सेकेंड चीज,
मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, या इसको हम लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। मोमेंटम, इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, बड़ा आसान सा। सिंपल ऐसे है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, एक बॉडी है मास है m, और ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, तो इसका जो मोमेंटम है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, दैट इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी, ने इस बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट है, दैट गिव्स अस द मोमेंटम। तो इसका यही डेफिनेशन मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं ऐसे, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is the product of its mass and velocity. Momentum of a body is the product of its mass and velocity. सिंपल है ना, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो इसका जो मोमेंटम है इन द फॉर्म ऑफ p, दैट इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे एक और चीज, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मास भले स्केलर हो, तो हमारा जो मोमेंटम है ये वेक्टर बन जाता है, यानी वेक्टर को आप किसी ऑपरेट करोगे तो वो वेक्टर ही मिलेगा, यानी इट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिंपल है समझना। यूनिट्स, मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम को जो हमारा ऐसा यूनिट बनता है वो है केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकंड के हिसाब से हम इसको मेजर करते हैं। अब मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मोमेंटम, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा हो तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ऑब्वियसली है ना, या वेलोसिटी ज्यादा हो तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा, या ये दोनों ज्यादा हो तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा। यहाँ पे एक चीज याद रखनी जरूरी है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव मोमेंटम वी शुड हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। नॉन जीरो वेलोसिटी मींस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जिसकी वेलोसिटी जीरो है, फिर अगर उसका कितना भी मास हो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो। तो मोमेंटम के लिए जरूरी है कि वेलोसिटी शुड बी नॉन जीरो, फिर वो कितना ही स्लो या हाई स्पीड से चल रहा हो, तो इसका मतलब है मास इनटू वेलोसिटी गिव्स अस मोमेंटम। तो मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, अगर एक स्लोप है, किसी स्लोप से एक बड़ा सा पत्थर या स्टोन या रॉक कहें आप, तो रॉक एक किसी स्लोप से नीचे रोल करके आ रहा है। अगर मान लो बहुत स्टीप स्लोप नहीं है, बड़ा नॉर्मल सा स्लोप है, उससे एक रॉक जो है वो रोल डाउन होके आ रहा है, तो वो रॉक जब रोल डाउन होके आएगा, अगर उसका साइज बहुत ज्यादा है यानी उसका मास बहुत ज्यादा है, तो उससे होगा क्या कि अगर आगे जाके वो जिस चीज से टकराएगा उस चीज पे उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा। क्यों बहुत ज्यादा होगा? क्योंकि मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, भले ही उसकी स्पीड यानी उसकी वेलोसिटी कम हो। सेम चीज एक अलग तरीके से हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बुलेट का एग्जाम्पल लें हम, बुलेट यानी गोली। बुलेट में क्या होता है, अगर हम बुलेट को ऐसे हाथ में निकालें, ठीक है, बंदूक से फायर न करें, हाथ में निकालें ऐसे बुलेट, और फिर किसी को हम ऐसे बुलेट मारें हाथ से, उससे कुछ होगा? है ना, ऑब्वियसली उससे कुछ नहीं होगा। तो बुलेट को इतना खतरनाक बनाता कौन चीज है? वो बनाता है व्हेन वी फायर इट फ्रॉम अ गन। जब ये गन से फायर होकर निकलता है बुलेट, तो उससे होता है क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है ये गन से निकलती है विद हाई वेलोसिटी, विद रिलेटिवली हाई वेलोसिटी। भले ही उसका मास कम हो, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो आगे जिस चीज से वो टकराएगा वो बुलेट, वो वहां पे उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, तो सिमिलर आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास भी ज्यादा है, वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो उसका मोमेंटम और भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ए मूविंग ट्रेन, एक मूविंग ट्रेन है, उसका मास भी ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है, फिर अगर वो आगे किसी चीज से टकराएगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? ठीक है, इट मींस बिकॉज द मोमेंटम इज हाई। तो ये है मोमेंटम, ये आपको ऐसे याद रखना है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट, तीसरा, जो यहां पे जरूरी है समझना आपको, दैट इज
inertia. That is inertia. Very important to understand the future concepts. Inertia. Inertia एक ऐसा टर्म है, इसको हम बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जो एक जगह पे है, जो किसी स्टेट ऑफ मोशन में है, यानी वो रेस्ट में है या वो मोशन में है along a straight line, तो हम ये कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जो अपनी जगह पे है, अपने आप वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, यानी उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है, उसका एक नेचुरल कैरेक्टर है कि वो अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती कोई बॉडी. इट ट्राइज टू रिटेन इट्स पोजीशन whether it is in motion or whether it is at rest. उस नेचुरल टेंडेंसी को, उस क्वालिटी को हम बोलते हैं इनर्शिया. ठीक है, हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, या हम ऐसे बोलेंगे कि द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी. अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, एक डस्टर है मेरे हाथ पे, तो ये यहीं पे रहेगा जब तक मैं इसको दूसरे हाथ से फोर्स लगा के उठा लूँ यहाँ से. ठीक है, तो इसका नेचुरल टेंडेंसी है कि इट विल स्टे इन दिस स्टेट ऑफ मोशन ऑफ रेस्ट. अब कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, वो मूव करेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन जब तक में उस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा. अब आप बोलोगे सर अगर हम बॉल को ऐसे लात मारेंगे फिर वो रोल करके कुछ दूर जाके रुक जाता है, तो फिर वो कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका जो फोर्स अप्लाई होता है, कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, तो अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है. अगर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है तो हर बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी है कि इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स ओन स्टेट ऑफ मोशन. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही, अगर वो मोशन में है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन तो वो मोशन में ही रहेगा. इस नेचुरल टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया. ठीक है, हम इसको यहाँ ऐसे डिफाइन करते हैं. इट इज द natural tendency of a body to retain, या हम ऐसे लिखेंगे, it is the natural tendency of a body to resist the change in its state of rest or motion along a straight line. या आप सीधे लिख सकते हैं in a state of rest or motion. It is the natural tendency of a body to resist the change in its state of rest or motion along a straight line. यानी एक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में कंटिन्यू करना चाहता है, ये इसका एक नेचुरल टेंडेंसी है ना. वो तभी चेंज करेगा जब उसको हम बाहर से कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगा के उसको चेंज करवाएं. अदरवाइज उसका एक नेचुरल टेंडेंसी है कि इट विल कंटिन्यू टू रिमेन सो. इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है, इसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन इसको हम जनरली जो है कंपेयर करते हैं किसके साथ? विद मास ऑफ ए बॉडी. विद मास ऑफ ए बॉडी जनरली रिलेशन ये है कि जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा. ठीक है, सिंपल आपको याद रखना है, अ बॉडी हैविंग हायर मास इज हैविंग हायर इनर्शिया. जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है. क्यों? देखो एक एग्जांपल समझना आसान है. मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका वेट है 5 kg, और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका वेट है 20 kg. ठीक है, तो हम इस पे एक एफर्ट लगा रहे हैं, तो किस चीज को, किस वाले ऑब्जेक्ट को हमें अपनी पोजीशन से चेंज करवाने में ज्यादा एफर्ट लगेगा? ऑब्वियसली 20 kg है ना. 5 kg को एक जगह से दूसरी जगह उठाने में हमें आसानी होगी, लेकिन 20 kg वाले ऑब्जेक्ट को हमें अपनी जगह से डिस्प्लेस करना है तो उसके लिए हमें एफर्ट ज्यादा लगेगा. क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है. ठीक है, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ ए बॉडी. जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया. ठीक है, इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल यहां पे देंगे हम. जैसे मान लो कोई गाड़ी है, कहीं फंसी है, छोटी गाड़ी, कार, अगर वो कहीं फंसी है तो एक दो बंदे आके उस पर एफर्ट लगा के उसको आगे धकेल सकते हैं, है ना.
क्यों? उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया। अगर उसके कंपैरिजन में कोई ट्रक बड़ा सा फंसा हो कहीं पे, तो उसके लिए हमें 10-15 लोग चाहिए उसको एफर्ट यानी फोर्स लगाने के लिए, तब वो उसको मूव करा सकते हैं। इट मीन उसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ज्यादा है। ठीक है, अब इनर्शिया को हम 3 हेडिंग्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, 1 2 3। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है inertia of motion, third is inertia of direction. We have 3 headings: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. It means if an object inertia of rest, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो अपने रेस्ट वाली पोजीशन चेंज नहीं करना चाहेगा। This is inertia of rest, simple. Inertia of motion, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ऑलरेडी, या हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में अपना वो मोशन चेंज नहीं करना चाहता, दैट इज inertia of motion. It tries to remain in the state of motion. Inertia of direction, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, वो उस डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहता विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सम एक्सटर्नल एफर्ट, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है, उस पे आपको शायद कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है कि हम ऐसे बोलेंगे कि जब हम ट्रेवल कर रहे हो कहीं, मान लो आप गाड़ी में बैठे हैं, तो गाड़ी जब रेस्ट में है, जब वो अभी चली नहीं है, आप बैठे हैं सीट पे, तो अगर अचानक से गाड़ी चलना स्टार्ट होती है तो हमें क्या होता है, वी फील अ पुश, हम पुश सा महसूस करते हैं पीछे की तरफ, है ना। वो क्या है असल में ये है कि चूंकि हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द व्हीकल, है ना, तो जैसे ही वो चलना शुरू हो गया तो हमारे जो मतलब पैरों का एरिया है और जो एरिया हम सीट पे बैठे हुए हैं, तो वो अचानक से गाड़ी के साथ मूव करना स्टार्ट करता है। लेकिन हमारा जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, इट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ट्राइज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इसीलिए हम अपनी पोजीशन पे जाना जा रहे हैं। ठीक है, यानी हम पीछे नहीं जा रहे हैं, हमारा नीचे वाला पोर्शन आगे जा रहा है, तो पीछे का हम ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। सेम अगर आप गाड़ी ऑलरेडी मूव कर रही हो, चल रही हो, फिर वो अचानक से रुक जाए, जब वो रुक जाए तो हम एक फॉरवर्ड जो है पुश महसूस करते हैं। सेम अगेन कि हमारा जो पार्ट जो गाड़ी के जो व्हीकल के कांटेक्ट में है, इट कम्स इनटू रेस्ट अलोंग विद द फ्लोर ऑफ द व्हीकल, लेकिन हमारा जो ऊपर पार्ट है बॉडी का जो मूव कर रहा है, इट ट्राइज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, इसलिए हम आगे की तरफ जा रहे हैं, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, सिमिलर इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर हम किसी कार में मूव करें, गाड़ी में जा रहे हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, एकदम से हम गाड़ी को घुमाएं, जैसे गाड़ी किसी डायरेक्शन में मूव हो रही है तो हम दूसरी डायरेक्शन की तरफ ऐसे लीन हो जाते हैं ना, फिर हम किसी और डायरेक्शन में गाड़ी मोड़ें तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लीन हो जाता है इंसान। क्यों? क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो वो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है हमारी, इट ट्राइज टू फॉलो द प्रीवियस पाथ, जो हम पिछला डायरेक्शन फॉलो कर रहे थे उसी को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में, कि जब हमारे घर में हम सफाई करते हैं कभी, अब हम कारपेट निकालें और कारपेट को हम कहीं पे लटकाएं, कारपेट में डस्ट होगा, है ना, अब उसको हमें साफ करना है। हम करते क्या है, कारपेट को ऐसे पकड़ के उसको किसी ऑब्जेक्ट से मारते हैं, छड़ी से ऐसे मारे तो उसमें से जो डस्ट है वो बाहर निकल जाता है। कैसे? वो असल में मान लो कारपेट यहाँ पे है एक रेस्ट वाली पोजीशन में, उसके अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स, वो डस्ट पार्टिकल्स भी हैं एट रेस्ट अलोंग विद द कारपेट। अब हमने एकदम कारपेट को किसी से मारा, तो जैसे ही हमने मारा वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ, हिल गया, है ना, अपनी जगह से जैसे कारपेट डिस्प्लेस हुआ, लेकिन द डस्ट पार्टिकल्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ट्राई टू रिमेन इन देयर ओन पोजीशन, है ना, वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, इसलिए जैसे ही कारपेट अचानक से हिला, डस्ट पार्टिकल अपनी जगह पर रह जाते हैं, फिर हवा उनको उड़ा के ले जाती है। दिस वे दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम दैट कारपेट, है ना। सेम चीज है, अगर हम पेड़ की ब्रांच है कोई, उसको हम जोर से हिलाएं तो उसमें से पत्ते नीचे गिराते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट में थे, हमने एकदम से उनका जो इनर्शिया है वो डिस्टर्ब किया, उसमें ब्रांच अचानक से मूव होने लगी, उसमें जो वीक पत्ते थे, दे ट्राई टू रिमेन इन देयर ओन स्टेट ऑफ रेस्ट,
कुछ जो स्ट्रांग थे वो ब्रांच के साथ मूव हुए, जो स्ट्रांग नहीं थे वो टूट के नीचे गिरे। ठीक है, दिस इज इनर्शिया। तो हमने डिस्कस किया फोर्स, हमने डिस्कस किया मोमेंटम, हमने डिस्कस किया इनर्शिया। ये 3 टर्म्स अगर आपको समझ आ गई हो अच्छे से तो आगे का जो है लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के वो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, तो वो हम आगे डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू।